खुशामदीद दोस्तों, मेरा नाम है सनोबर नाजिर और मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम हाई एशिया टीवी की जानिब से लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है विरसा। इस सीरीज़ में हम ऐसी शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे जो कि अपने अपने शोबाजात में बहुत सारे कारनामे अंजाम दे चुके हैं, लेकिन माशरे ने उन्हें वो पजीराई नहीं दी जिसके वो वाकई मुस्तहिक थे। पाकिस्तान के 75 साला दौर में जिन शख्सियात ने अपने अपने शोबे में, जिनमें अदब, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबाजात में कारनामे अंजाम दिए हैं, हम उनसे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू किया करेंगे, उनके हालात ज़िंदगी जानेंगे और जो उन्होंने कारनामे सरअंजाम दिए हैं उसके बारे में खुल कर गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी पहली मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा हमरा खलीक साहिबा, जो कि एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उनका ख़ुद का भी अदब से गहरा ताल्लुक़ रहा है। आज हम उनसे उनकी हालात ज़िंदगी, अदब के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ और जो उन्होंने माशरे में अपना मकाम बनाया है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमरा खलीक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सेहत कैसी है आपकी? बस सेहत तो इस उम्र में आके जैसी हो सकती है वैसी है। लेकिन आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज। हमरा आंटी, मैं आपको आंटी बोलूं, हमरा खलीक कहूं, आप एक बड़ा नाम है, आपकी किताबें आई हैं, ये सब कुछ है, उस पर मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन पहला मेरा जो आपसे सवाल है, जो मैं आपसे अक्सर पूछती भी हूँ, आपके जो हालात ज़िंदगी कि आप कहाँ पैदा हुई, किस तरह के आपके बचपन गुजरा, कहाँ गुजरा और यहाँ तक आप किस तरह से पहुँची, तो मैं इसको मुख्तलिफ हवालों से पूछना चाहूँगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपके जो इब्तदाई हालात हैं आपकी ज़िंदगी के, कि आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ से तालीम हासिल की और पाकिस्तान कब आई, ये इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। असल में बात यह है सनोबर कि मैं पैदा तो दिल्ली में हुई थी और राबिया पिन्हा उस ज़माने की मशहूर शायरा थी जो मेरी वालदा थी। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उनकी हालत, उनको टाइफाइड बिगड़ गया था और मैं बहुत मतलब पैदा हुई तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे संभाले, क्योंकि मुझसे एग्जैक्ट बड़ी जो बहन थी वो खुद 1.25 साल की थी उस वक्त। तो मेरी बड़ी खाला बे औलाद थी, तो फिर ये तय पाया कि मुझे उनको गोद दे दिया जाए। तो उन्होंने मतलब आपस में तय करके मेरे वालिद सदर हसन साहब और मेरे खाला और उनके हस्बैंड मतलब उन्होंने मुझे गोद दे दिया। अच्छा, मैं वो खाला तो मैं तारुफ के लिए कह रही हूँ, अदरवाइज जब भी उन्हें कोई खाला या खालू कहता है तो मेरे जैसे दिल में एक चोट लगती है, ज़ाहिर, क्योंकि 1 हफ्ते की थी मैं जब वो मुझे ले आए अपने शहर, और अम्मी और अब्बी मैंने उनको कहा। और आज 26 साल जब तक मेरी शादी नहीं हो गई, जाहिर है कि मैं उनके ज़ेरे से आया पर। और बचपन तो आप पूछ रही हैं तो बचपन तो लोग भी कहते हैं और मैं भी याद करती हूँ कि शहजादियों जैसा था, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी औलाद नहीं थी और वो बड़े वेल ऑफ थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मतलब उनको अपनी सगी बेटी की तरह पाली। तो मेरी हर ख्वाहिश मुँह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। कोई देवी जा रहा होता था, मेरी चीज़ों की एक लिस्ट उसको दे दी जाती थी। मुजफ्फरनगर हमें लाए थे, वो वहाँ वकालत करते थे, लेकिन वो ज़रा छोटा शहर था, मगर वो वहाँ बड़े माने जाने वकील थे अभी। अच्छा। और बहुत मतलब ये कि वेल ऑफ थे, तो मतलब उनको पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी। तो जब मुझे गोद लिया गया है, जिस दिन मैं मुजफ्फरनगर लाई गई हूँ, तो पूरा शहर सजाया गया है। वाह। और उसके बाद मुझे गुल बीबी का लक़ब। अच्छा। तो इस तरह ये कि उसके बाद ज़ाहिर है कि मेरी ख्वाहिशात, मेरी हर चीज़ को पूरा करना, मसलन ये कि मुझे ख़ास तौर पे एक रखी गई खातून जो मुझे सिर्फ कहानियाँ सुनाने आती थी रात को सोने से पहले, इसी वजह से आपने कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो और ये था कि कभी कभी मुझे जिद चढ़ जाती थी कि अब भी मुझे गोद में लेके सुनाए। मैं 4 साल तक की हो गई और मैं उनकी गोद में चढ़ के सोती थी और वो थक जाते थे। ज़ाहिर है 4 साल का बच्चा तो छोटा नहीं होता, लेकिन वो जब तक कहलाते रहते थे जब तक वो सुनाते थे। और हर चीज़ में मतलब खाली ये क्या, मेरी सालगिरह पर मेरे और कोई तकरीब हो, ईद है, बकरीद है, तो बाकायदा कपड़े वालों को घर बैठा के बुला लिया जाता था, जिसमें से पसंद किए जाते थे कपड़े। और पूरे शहर में ये होता था कि आज उनकी सालगिरह है, हम देखेंगे, आज ईद हम देखेंगे उनके कपड़े कैसे बने, वो स्टाइल से हमारी अम्मी बनवा दी।
दूसरा ये कि मुझे गुड़ियों का बहुत शौक था। अच्छा। तो हमारी जो अम्मी थी वो बड़ी अच्छी गुड़ियाँ बनाती थी, बल्कि नुमाइश तक में उनकी गुड़ियाँ जाती थी और इनाम लाती थी। तो जिस 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 साइज की मैं होती जाती थी उस साइज की गुड़िया बनती जाती थी। वाह। और एक प्रैम थी जिसमें मुझे वो सैर करने के लिए भेजा जाता था। एक बाग था, कह लें अब जैसे कह लें कुछ भी स्कूल, तो उसमें मैं एक सीट पर मैं बैठती थी, एक सीट पर मेरी गुड़िया बैठती थी। तो मतलब वो भी उसी तरह के कपड़े पहना के बिठाई जाती थी और हम लोग फिर पार्क जाते थे और आते थे। हमारी अम्मी अब्बी ने मुस्लिम लीग में बहुत काम किया। अच्छा, तो यानी सियासी घराना भी कहा जा सकता है। तो हमारी अम्मी, वैसे हमारे नाना जो थे वो अलीगढ़ कॉलेज के फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट थे, तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। लेकिन उस ज़माने में लड़कियों को स्कूल में दाखिल करना, उन्होंने दाखिल तो किया इलाहाबाद में, लेकिन वो फिर उनके वालिद वगैरह ने बहुत एतराज़ किया तो उन्होंने उठा लिया और अपनी बच्चियों को घर पे इतनी अच्छी तालीम दी कि उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी सब आ गई। तो ज़ाहिर है मैं भी, फिर मेरी अम्मी ने एक स्कूल खोला क्योंकि मुसलमान बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था और वो लोग डरते थे स्कूलों में भेजने के लिए। तो अम्मी ने जा के सबको समझाया कि भाई अभी हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ रहना है, तो मुसलमान बच्चों को भी पढ़ना लिखना चाहिए। तो हमारे पास एक घोड़ा गाड़ी थी। अम्मी शुरू में वो घोड़ा गाड़ी खुद भेज देती थी बच्चों को लाने के लिए स्कूल में। उसी स्कूल में मेरा भी मतलब ये नाम लिखवा दिया गया था। तो यानी आपका बचपन जो गुजरा वो मुजफ्फरनगर में गुजरा, यानी आप पैदा दिल्ली में हुई। हाँ। लेकिन फिर आप मुजफ्फरनगर आ गई। और किस उम्र तक आप वहाँ रही? मैं 9 साल। और फिर पार्टीशन? हाँ, फिर ये हुआ कि क्योंकि ये मुस्लिम लीग में बहुत कटता धरता थे दोनों अम्मी अब्बी जी। तो एक रात को उनके कमिश्नर का फोन आया, भाई आप रातों रात यहाँ से निकल जाएं एज इट इज, इनको देर लगाने की जरूरत नहीं, वरना सुबह गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बस भिजवा दी और उस समय मैं 9 साल की थी। तो बस फिर हम बस में बैठ के डायरेक्ट तो पाकिस्तान नहीं आए। रामपुर में हमारे अब्बी के भतीजे थे, तो वहाँ मुझसे कुछ हुई होगी जी, तो किताबत ही हो सकती है, तो वहाँ चले गए। फिर रामपुर में ये हुआ कि नवाब रामपुर ने उनको वकालत का अपने दरबार में वकील का ओहदा दिया और खिलत भी वो की। अच्छा, लियाकत अली खान जो थे वो हमारे अब्बी के दांत काटी रोटी। अच्छा, दोस्त थे, बहुत सब दोस्त थे बहुत। जब राना लियाकत अली से शादी करके लाए थे, जब भी अब्बी ने, अच्छा अब्बी ने अम्मी को भी म्यूनिसिपैलिटी में और इसमें उसमें शामिल कर लिया था। तकरीरें वकीरें में फिर बदी बहुत अच्छी 2 घंटे तक कर लेती थी। अच्छा, तो उनका भी मकौले के स्वागत जो है राना लियाकत अली था हमारे अम्मी अब्बी से। तो वैसे मतलब दोस्ती इंतहा थी। तो वो तो आ गए थे पाकिस्तान फौरन कायदे-ए-आज़म के साथ। तो उन्होंने, अच्छा हुआ ये कि हम रामपुर में रहे, तो अब मेरे वालिदैन पाकिस्तान आ चुके थे, यानी जहाँ मैं पैदा हुई थी जिस घर में, उनको मैं अब्बिया कहती थी और अब्बा जान जी। तो उनको फिर अब ये बेचैनी हुई कि एक बच्ची हमारी हिंदुस्तान में रह गई, उसको भी पाकिस्तान आना चाहिए। तो लिहाजा तो यहाँ आने के बड़ी अच्छी रामपुर में वो हो गया था, सेटल हो गए थे। लेकिन अब जाहिर है कि हमें अब्बी को भी ये ख्याल हुआ कि भाई बच्ची तो दूसरे ही की है ना, तो वो माँ बाप भी याद करते हैं। तो फिर हम अब्बी ने कहा कि मैं ज़रा, फिर लियाकत अली खान का भी उनके पास मैसेज आया कि तुम आ जाओ, वापस आ जाओ कराची, पाकिस्तान आ जाओ, हम कुछ करते हैं। हम फिर वो 2 महीने के लिए गए, सब भर के आए। मगर लियाकत अली खान, अब क्या कहूँ मैं, मतलब ये कि जो वो समझ रहे थे होगा वो सब कुछ ना हो सकता। तो पाकिस्तान आने के बाद फिर आप कराची आई, कहाँ रही? फिर आपका वो जो जवान उसके बाद का जो दौर है, पाकिस्तान आने के बाद का दौर, उसमें आपके किस तरह के हालात? उसमें तो हालात जो थे वो दिगरगून किस्म के थे, क्योंकि जाहिर है कि वो वकालत कर नहीं सके, अब भी उनको कोई और ओहदा उस तरह का वो काम जानते नहीं थे। तो और अब भी क्योंकि बहुत वेल ऑफ थे, तो शुरू में ये था बचपन, मतलब मेरे बचपन में
कि वो एक उनकी बहन बेवा हुई तो वो उनको बच्चों को लाके उन्होंने रख लिया। एक भाई का इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों को लाके रख लिया। और माशाल्लाह इतने वेल ऑफ थे कि उनके ऊपर कोई बार नहीं हुआ। अब जब हम पाकिस्तान आए, जब वो बड़े हो गए बच्चे उनके, तो वो अपने अपने जहाँ नौकरी हुई चले शिफ्ट हो गए। तो जब हम पाकिस्तान आए तो वो माशाल्लाह सारे जो थे वो बड़े अच्छे अच्छे कोठियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, दो पर। तो उस वक्त उन्होंने नजरें चुरा दी अम्मी से। अब कहाँ क्या करें। तो पहले हम लाहौर आए थे, कुछ अर्से लाहौर रहे, फिर हम आ गए, फिर हम रहीम याद आ गए, हमारे खाला खालू रहते थे। तो कुछ अर्से हमें वहाँ रहना पड़ा। अब भी चले जाते थे इधर उधर, भाई कोई किस्म का वकालती का कोई सेटअप कर लो, लेकिन नए शहर में, नए उसमें, नए लोगों में तो मुश्किल होता है एडजस्ट करना। तो वो नहीं कर पाए। खैर रहीम याद था, मैंने 1 साल रहे, 7th क्लास में। वहाँ से 6th तो स्किप हो गई थी, 5th क्लास में वहाँ मुजफ्फरनगर में अम्मी के स्कूल से कर ली थी। फिर मैंने यहाँ 7th किया। अच्छा। फिर वहाँ से हम कराची आए। अच्छा। ये हसीना मोइन ने मेरे जब किताब की लॉन्च हुई थी तो उसने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि हमरा शुरू से रोलर कोस्टर पे बैठी है। पाँव में चक्कर है आपके। तो खैर फिर कराची आए तो 8 हमने वहाँ से की। उसके बाद ये हुआ कि अब भी इतने परेशान थे बेचारे कि उन्होंने, अब मैं उनके जिम्मी, तो उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को, पता नहीं बेचारों ने किस तरह अपने नफ्स को मारा होगा, क्या किया होगा कि उन्होंने उन्हीं भांजे भतीजों से वजीफे बनवाया 25-25 30 रुपए के, ये दाल रोटी पकौड़े कहना चाहिए। और फिर ये हुआ कि एक उनके दूर के भतीजे जाहिर हुसैन साहब, वो स्टेट बैंक के गवर्नर थे। उनको जब खबर हुई कि हमारे अब्बी का नाम भी नाजिर हसन था। अच्छा। नाजिर चाचा जो है वो इस तरह परेशान है, तो उन्होंने फैसलाबाद जो कहलाता है जी, वहाँ के एक नेशनल बैंक में उनके लिए पोस्ट क्रिएट कर दी। अच्छा। तो फिर हम कराची से फिर आप फिर हम लायलपुर गए और वहाँ प्राइवेट 9th-10th किया, क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका था तो मुझे दाखिला तो मिला नहीं किसी स्कूल में। तो प्राइवेट 9th-10th करके फिर वहाँ पे जो वीमेंस कॉलेज था वहाँ दाखिला लिया, वहाँ से ग्रेजुएट करके डिप्लोमा। तो फिर आप फिर वापस कराची कब आई? और फिर ये हुआ कि मैं लाहौर गई, क्योंकि अब्बा जान वो प्रिंसिपल रहे थे तो उनको पढ़ाई करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अब तुम इंग्लिश में MA कर लो लाहौर। तो मैंने दाखिला लिया कॉलेज में, लेकिन माली हालात इतने बुरे हो गए थे कि ना घर का किराया दे सकते थे ना फीस दे सकते थे। तो फिर ये हुआ कि कराची चली, बड़ा शहर है, कुछ ना कुछ। तो सबसे जो ट्रेजिक बात मुझे अब तक लगती है वो ये लगती है कि उन लोगों ने अपने दिल को, नफ्स को कैसे मारा होगा, जो कि खुद लोगों को इतना देते आए थे। पढ़ा, शादियाँ कर दी, पढ़ा लिखा दिया, वो लोग अब नजरें बचा रहे हैं। और दूसरे ये कि जब अब्बी ने कोरंगी उस वक्त बसा भी नहीं था वो इलाका, तो बहुत आबाद हो गया। वहाँ 1-2 कमरों का मकान, कुछ पैसे बचे थे उससे खरीदा और खुद उनके लोगों पे किराएदार रखे। यानी हालात इतने बिगड़ गए। अब ये चीज़ जो है ये मुझे हमेशा बहुत तकलीफ दी। फिर खैर ये हुआ कि मैं कराची आ गई तो MA तो पूरा नहीं कर सकी क्योंकि रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो फिर ये तय हुआ कि मैं B.Ed कर लूँ ताकि फिर मैं नौकरी कर सकूँ। अच्छा। तो मैंने पहले B.Ed किया, और जिस जमाने में मैंने B.Ed किया सनोबर, किस सन की बात है ये? 49 कुछ ऐसा याद भी नहीं। अच्छा। तो उस जमाने में हमारी ये हालत थी सनोबर कि हम एक रोटी बाजार से ले आती थी, क्योंकि हमने एक कमरे का घर लिया जिसका किचन था हमारे पास, ना बाथरूम था हमारे पास। तो वो एक छोटा सा आगे बना हुआ था हिस्सा कमरे के, तो वहाँ आगे रख के हमने कुछ पका लिया। वो चाय वाला बना लेती थी, वैसे तो थे नहीं कुछ। तो बाजार से एक रोटी आती थी
और टमाटर और प्याज की चटनी होती थी, और एक वक्त हम लोग खाना खाते थे। अच्छा, ये तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी हो गई कि किस तरह से आपने पढ़ा, कितने मुश्किल हालात देखे, लेकिन फिर खलीक साहब से आपकी शादी किस तरह से हुई? आपकी उनसे मुलाकात, क्या आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, किस तरह से? हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, शादी के दिन जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा। हमारी शादी इस तरह हुई कि एक हमारी दोस्त की बहन की शादी थी, और खलीक की बहन वगैरह से दूर का उनका खलीक वालों से दूर का रिश्ता था। तो वो शादी में हम लोगों से मुलाकात हुई, अम्मी से और मुझसे। तो अम्मी से काफ़ी बातें होती रही, लखनऊ की, लखनऊ के उसकी, हमारी नानी और नानू वगैरह लोग। ठीक है भैया, हमने कहा कि ये चलो अच्छी बात है, मिल गई है, हमें ये थोड़ी खबर थी। तीसरे दिन वो अपनी बहन को लेके आ गया, रिश्ता लेके। अच्छा, हम जब भी नहीं समझे, जब उन्होंने, अब हम चाय वाय बना के, जैसे होता है कि भाई मेहमानों के लिए कुछ चाय वाय बना के लाए, तो पता चला कि वो रिश्ता दे चुकी है। तो अम्मी ने ये कहा कि भाई देखिए, मैंने तो उनको अडॉप्ट किया है, मैं इनके पेरेंट्स से पूछूंगी, उनको बता दूँ, कराची में ही है, वो अगर सही समझते हैं तो फिर शादी रिश्ता हो जाएंगे। तो खैर वो बजान अपिया को बताया गया। तो वो पहले ये चाह रहे थे कि मुझसे जो 1.25 साल बड़ी बहन है, कि अगर उनकी कर दी जाए पहले शादी, तो ये लोग राजी हुए उसको। उन्होंने कहा कि ये तो हम रही से उनसे ही करनी है। इस तरह वो शादी हमारी तय हो गई। अब ये कि खलीक में कोई ऐसी नहीं थी कि जो मुझे डांट रहे हैं या कुछ सख्ती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अच्छा, था एक बड़े सोबर और सीरियस आदमी थे, उस तरह सुलझे हुए, उस तरह की कोई बात नहीं होती थी हमारे दरमियान। लेकिन ये था कि वो अपने, जैसे मैंने किताब में लिखा है, तो वो हम और दो पैरेलल चल रहे थे पूरे खानदान को लेकर। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रही हैं, वो आपने किस दौर में शुरू किया? पहले तो आपने बीएड तो किया था, फिर आपने वही पढ़ा कर ही, तो यानी वो तो शादी से पहले ही आपने इस शोबे को अपना लिया था। फिर उसके बाद शादी के बाद दोबारा आपने इसको मैंने कंटिन्यू किया। गवर्नमेंट स्कूल में मुझे जॉब मिल गई थी, वहाँ मैंने कंटिन्यू किया। और उस ज़माने में मैं एमए की भी तैयारी कर रही थी, मास्टर्स की। तो फिर जब मैंने मास्टर्स कर लिया, तो मेरी बहन, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो एक फजलुर रहमान साहिबा, बेगम फजलुर रहमान साहिबा थी, जो बंगाली थी। उन्होंने एक स्कूल खोल रखा था और उसमें इंटर क्लासेस खोली थी। तो जब मैंने मास्टर कर लिया, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम अब कॉलेज के लिए अप्लाई कर दो ना, बजाय स्कूल के। तो मास्टर तो तुमने कर लिया है। तो इस्लामिक हिस्ट्री में मैंने मास्टर किया। अच्छा। तो खैर मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, तो मुझे ले लिया गया। तो वो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। हारिस के पैदाइश के दिन तक मैंने वहाँ पढ़ाया, 1 दिन पहले तक। अच्छा। तो ये हुआ कि वो सन 71 में जब बांग्लादेश का और जैसा मसला हुआ, तो वो बेगम फजलुर रहमान चली गई ढाका वापस। तो सिंध गवर्नमेंट ने, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो भी आप कहें, कॉलेज तो ख़त्म कर दिया और स्कूल को नेशनलाइज कर दिया। तो मैं उसी कॉलेज से स्कूल में शिफ्ट करूँगी। फिर वहाँ मैंने 25 साल पढ़ाया। उससे पहले का सारा वो स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाया था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब मैं कॉलेज से वहाँ फ़ौरन शिफ्ट हो गई थी, लेकिन खलीक ने, उस वक्त मेरे हारिस पैदा हुए। उस वक्त ये हुआ कि सबसे पहले मैंने उर्दू की कहानियाँ तो लिखी, जो बिजगा तो फूल के नाम से मेरी किताब आई पहले, उसमें कहानियाँ हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे हुआ, एक आध मैंने कहानी अंग्रेज़ी की पढ़ी, तो मुझे लगा कि इसको भी अगर हम तर्जुमा कर लें तो बड़ी अच्छी कहानी है और लोगों के भी उसमें। तो हमने डरते डरते उसका तर्जुमा किया कि भाई इसकी जो जान है, जो इसकी थीम है, जो वो है, जो कैरेक्टर्स हैं, उसकी रूह बरकरार है। खैर वो हमने कर लिया। और वो अहमद नदीम कासमी उस वक्त मिसाला निकालते थे सहीफा, उसने भेज दिया डरते डरते। अच्छा, उनको इतना पसंद आया, उन्होंने छाप भी दिया और फिर मुझे एक लेटर लिखा कि आपके तर्जुमे से ये नहीं मालूम हो रहा है कि ये तर्जुमा। वाह। उसके बाद जाहिर मैं इनकरेज हो गई। बिल्कुल। तो फिर मैं बीच बीच में अपना भी शायरी वगैरह लिखती रहती थी, खाते लिखती रहती थी और तर्जुमे भी करती रहती थी। फिर मैंने एक किताब पूरी मुख्तलिफ कहानियों का तर्जुमा
किया। तो आपकी कितनी किताबें आई हैं अब तक? आपकी तकरीबन 10 किताबें आ चुकी हैं। उनमें कितनी किताबें हैं जो तराजिम पे हैं? 5, जिसमें सिर्फ 4 नावल हैं। अच्छा, उनके आपने तर्जुमे के? कौन कौन सी जबान से? सब इंग्लिश से। अच्छा, सब इंग्लिश से उर्दू में। और 5 मेरी अपनी ओरिजिनल किताबें हैं। अच्छा, उन ओरिजिनल किताबों में एक तो मेरी आप बीती है, और 4 ऐसी हैं जिनमें मैंने कहानियाँ लिखी हैं। अभी लास्ट जो आई है उसमें खाके हैं। अच्छा। और दूसरे ये कि जो और लिखी है मैंने, तो मैंने कहानियों में अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स को लिया है जिनके बारे में, जैसे आपने फरमाया ना कि बहुत से अदबी लोगों को पजीराई नहीं होगी, तो इसी तरह जिन लोगों के बारे में कोई, जैसे एक रिक्शे वाला है, एक बेचारा कंपाउंडर जो आता था मेरे हस्बैंड की देखभाल करने नहलाने वाला नहीं, और एक जो हमारे पास ड्राइवर था, जैसे ये हारिस के ड्राइवर आरिफ हैं, इन सब के बारे में मैंने कहा। एक आम इंसान की। हाँ, रुदा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने एक वक्त आया था कि आपने बहुत तवातुर से ड्रामे भी लिखने शुरू किए और मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, तो वो ड्रामे अब आप नहीं लिख रही हैं, इसकी क्या वजह है? और आपके कौन कौन से आप समझती हैं कि बेहतरीन ड्रामे आपने लिखे हैं? मैंने वैसे तो 10 ड्रामे लिखे थे, लेकिन मेरे 4-5 ड्रामे बहुत पसंद किए गए। उसमें एक भक्त था जो हम टीवी से चला, जब एक ज़माने में वहाँ पे स्क्रिप्ट डायरेक्टर नूरुल हुदा शाह थी, तो उस वक्त तक तो मेरे ड्रामे वहाँ पे चलते थे। अच्छा। उसके बाद वो स्क्रिप्ट राइटर चेंज हो गई, तो उन्होंने नया अंदाज आ गया है ड्रामों का, हम वैसा लिख नहीं सकते हैं और वो हमारे ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो 3-4 ड्रामे हमारे जब तक नूरुल हुदा शाह थी। एक जुबैदा की कहानी था, वो बहुत पसंद किया गया। एक भक्त था, वो पसंद किया गया। बारिश था एक बारिश था, वो चला था TV1 से। अच्छा। तो उन्होंने वो इतना पसंद किया कि 6-7 मतलब उसको चला, टेलीकास्ट किया। इसी तरह भक्त को हम वालों ने 6-7 मतलब टेलीकास्ट किया। और एक जिंदगी था जो जियो से आया था, वो बहुत पसंद किया गया। वो तो बल्कि शायद उसमें भी आ गया था इनामात की फहरिस्त में, आखिरी नंबर पे हो गए जो भी हो। जी। बल्कि हसीना मोइन जो थी वो उसकी वो थी ज्यूरी में। हाँ। अच्छा। तो उनको नाम नहीं दिया था, तो बाद में कहनी, अरे हमरा वो तुम्हारा ड्रामा था, वो इतना अच्छा ड्रामा तुम्हारा था, मैंने तुमसे सीखा ड्रामा लिखना। तो कह रही थी बहुत अच्छा ड्रामा, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी तुम कहानियाँ लिखती थी कि तुम ड्रामा लिख रही। तो हसीना मोइन से आपकी दोस्ती कब हुई? हसीना मोइन से जब मैंने फजलुर रहमान स्कूल में काम शुरू किया। अच्छा, तो वहाँ वो पढ़ाती थी? वो भी पढ़ाती। अच्छा, उस दौरान में आपकी दोस्ती हुई और वो लंबे अरसे तक चली। 60 years। तो वो पूरे ग्रुप में ये हुआ कि 3-4 की तो डेथ हो गई। हसीना की तो खैर अभी 2 साल हो गई, और उससे पहले कई दोस्तों की हो गई बेचारी, कुछ बाहर चली गई। तो और जो बची हैं वो हमारी तरह एज ग्रुप की हैं, तो जाहिर है कि वो भी खस्ता हाल है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है। तो हम आना जाना तो कोविड के ज़माने से बंद हो चुका। अब अपनी अपनी सेहत की वजह से नहीं, हम सिर्फ फ़ोन पर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्यों नहीं ड्रामे लिख रही हैं आप? अभी जैसे कि आपने बताया कि मैं नूरुल हुदा शाह थी, तो तब तक आपके ड्रामे ऑन एयर गए। बिल्कुल। अब उनकी जगह जो लोग आए हैं, क्या वो आपके ड्रामे नहीं लेना चाह रहे हैं, या जो एक चलन चल पड़ा है इस तरह के अजीब किस्म के ड्रामों का, तो क्या आपने अगर भेजे तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया? कोई ऐसा वाकया जिससे आप बहुत दिल बर्दाश्त हुई हो? उनका एक वाकया ये है, बहुत ही अजीब और गरीब वाकया है, जिसको मैं अब तक समझ नहीं पाई हूँ। कि मैंने ड्रामा भेजा, भाई कोई भी स्क्रिप्ट डायरेक्टर है तो जाहिर उसके पास भेजेंगे, जब मैं लेके गई नहीं, मैं ही लेके जाती थी, मुझे तो कल उनको दे आई मैं 2-3 ड्रामे देख के आ गए। उन्होंने कहा आप रख दें, हम पढ़ लेंगे, फिर आपको बताते हैं। अच्छा, 3-4 दिन हो गए तो कोई जवाब ही नहीं आया उनका। फिर एक दिन मैंने फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ था, तो वो उस वक्त तक मेरा नाम भूल चुके थे। ठीक, मुझे लैला बाजी कह रहे थे, तो मेरा दिल तो चाहा कम से कम मजनू का, मगर मैंने कहा ये इतनी फ्री तो नहीं सोच सकती मैं। तो मैंने कहा भाई ड्रामों का क्या हुआ? कहेंगे ये कि आपने इस्मत चुगताई के ड्रामे दुहात का किया। चुगताई कौन है? मेरे तो हवास गायब हो गए।
मैंने कहा ये हम टीवी में स्क्रिप्ट डायरेक्टर है जिनको असमत चुगताई का नहीं। मैं अगले दिन अलमिया है, ट्रेजेडी है भाई, बिल्कुल। तो मैं फौरन अगले दिन गई, मैंने कहा प्लीज आप मुझे ड्रामा। बस फिर उसके बाद आपने कोई ड्रामा नहीं देखा? लिखा एक आध, जी, लेकिन वो यही है कि जो आजकल की रविश है उसमें ऐसा नहीं लिखा। वो सब घर पे माशाल्लाह रखा हुआ था। अच्छा, जो आपने आप बीती लिखी है, इस आप बीती में आपने अपने पूरे हालात ज़िंदगी, फिर आपकी इब्राहिम खलीक साहब से शादी का अहवाल है उसमें, और फिर अब आपके बेटे हारिस खलीक, एक बड़ा नाम है ह्यूमन राइट्स में भी, और दुनिया जानती है उनको, पाकिस्तान में उनको एक बड़ा आला मकाम मिला है। तो एज बीइंग अ मदर, यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक माँ के लिए कि उसका अपना बच्चा आज इस मकाम पे हो जहाँ सब सर उठा के देखते हो। तो आपको कैसा महसूस होता है कि जो आपके पिछले हालात रहे, जिनसे आप गुजर के एक ऐसे बेटे को इस माशरे को दिया है आपने, तो उसमें आपको कैसे फीलिंग्स आती हैं? उसमें जाहिर है कि कहीं भी हारिस का नाम लिया जाता है तो फख्र महसूस होता है। और मुझे कहीं कहीं तो ये होता है कि जिक्र हो रहा है, जैसे अपने जानने वालों में कहीं जिक्र हो रहा है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको बताऊँ मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। बिल्कुल। अच्छा, छोटा बेटा तारिक है, वो मतलब वो जर्नलिज्म में चला गया, वो अखबारों वगैरह में रहा, लेकिन राइटर वो भी उस तरह से, यानी इनकी तरह तो नहीं है। हम जाहिर है कि अपना अपना रुझान, वो भी लिखते हैं, लेकिन वो ये तो शायर भी हैं और हरफन मौला है और ये सोशल बहुत है। छोटे वाले सोशल नहीं है इतने, इसलिए उनके, बल्कि परसों नरसों हारिस से बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि तारिक सोशल नहीं है ना, इसलिए उसको नौकरी की परेशानी तो वो इतना सोशल नहीं है। मतलब अपने काम से काम रखता है, काम में बहुत अच्छा है, उसको काम कभी उसका ये नहीं हुआ कि काम बुरा हो। बिजनेस रिकॉर्डर से उसने जर्नलिज्म शुरू की थी। फिर वो बोल में गया, उसके पहले वहाँ पे जो मुदीर थे आमिर जिया, उन्होंने अच्छा काम इसका वहाँ देख रखा था, तो इसको और एक दो बुलाया। अच्छा, वहाँ पे ये अच्छा काम करता रहा और वीकली निकाला उन्होंने अखबार, उसमें 6-4 आर्टिकल तो खुद तारीख के होते थे मुख्तलिफ मौजूद, और बड़े पसंद किए जाते थे। उसका उर्दू वर्जन भी निकलना शुरू हो गया था। एकदम से 3 गया है वो, 2-3 दिन बाद निकाला। ये पूरी आपकी जो जिंदगी है, आप इसी साल आप 85 साल की हुई माशाल्लाह, और काबिल रश्क है आपकी जिंदगी पूरी। तो मुझे सिर्फ हम अपने नाजरीन के लिए आपसे कोई एक ऐसी बात आप कहें या बताएं उन्हें कि जिससे हमारे नौजवानों का हौसला भी बढ़े, और जो आपको इर्द गिर्द जो नज़र आती हैं चीज़ें, उसके बारे में आपकी क्या एक राय है कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा, हमारे नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है, या खुद इस पाकिस्तान के क्या हालात हैं, उसके तनाजुर में आप क्या देखती हैं? असल में पाकिस्तान के हालात तो तबसरा करना बिल्कुल बेकार है, हर एक को नजर आ रहा है क्या हालात। हाँ, नौजवानों को मैं ये जरूर दूंगी कि अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन ये कि आप किसी एक को ऐसे पसंद करते हैं, किसी और वजह से पसंद करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर शोबे में कामयाब होगा। मैं अगर टीचर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं सियासत करूँ तो मैं कामयाब हो जाऊँ। तो मैं नौजवानों को यही कहती हूँ कि भाई तुम लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो अक्ल का भी इस्तेमाल करो। कहाँ तुम्हें रहना चाहिए, अपने काम धाम और अपने वो छोड़ के तुम एक रेले में बह जाते हो, ये सही नहीं। मतलब कि आप अपनी अक्ल, अपनी पढ़ाई, इल्म जो अगर आपने हासिल किया है, तो वो खाली किताबें चाटने से आलिम नहीं हो जाता है। भाई हमने BA कर लिया, हमने MA कर लिया, हमने MBA कर लिया, डॉक्टर बन गए। जब आपको अपने मूड से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अंधी तकलीफ करते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप अपने मूड के काम में हाथ बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया हमरा खलीक साहिबा, आपका आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। जी नाज़रीन, ये थी हमारी मोहतरमा हमरा खलीक साहिबा, जिनकी आप अभी पूरी रुदात सुन रहे थे। इनके पूरे हालात ज़िंदगी, अदब के साथ वाबस्तगी, पूरे इन्होंने जो ड्रामे लिखे, जो भी इन्होंने किताबें लिखी, वो सब आपने जाना।
इनकी पूरी गुफ्तगू में सिर्फ एक बात जो सबसे नुमाया है वो ये है कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद आज वो इस मकाम पे हैं कि वो अपने बारे में एक बात कर सकती हैं। दूसरा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इन्होंने जो अपनी औलाद को जहाँ तक पहुँचाया और आज वो फख्र से अपने बच्चों की तरफ देखती हैं कि उन्होंने उनको किस तरह से पाल पोस के एक आला मकाम पे पहुँचा दिया है। ये हम सब के लिए एक तरह का एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि चीज़ें मुश्किल हैं। बेशक मुश्किल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राहें होती हैं जिनको हमें दरियाफ्त करना होता है। अगले प्रोग्राम के तक मुझे इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में हम आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।